हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ज्योग्राफी एमसीक्यूज की अपनी सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने अपने पहले की 2 क्लासेस खत्म कर ली हैं। आज हम अपनी तीसरी क्लास पढ़ेंगे। इसमें भी पिछली बार की तरह हम कुछ यूपीएससी और कुछ यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? गतिक परिवर्तन जैसे गतिशील क्रियाएं, जिससे पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है वो गति में आ जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसमें? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल और प्लेट संचलन और पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक एक ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे अपना पहला क्या कह रहा है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक मतलब सूर्य के द्वारा आने वाली एक ऊर्जा है। ठीक है, कैसी ऊर्जा है? सूर्य के द्वारा, यानी सूर्य से आने वाली एक ऊर्जा है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। ये ऊर्जा जो है, ये पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो गया, अपक्षय हो गया, और मतलब वायुमंडलीय धाराएं जो होती हैं वो हो गया, महासागरीय जलधाराएं हो गई वो हो गया। तो इन सबको क्या करती हैं? इन सभी को प्रभावित करती हैं। यानी क्या क्या बताया? ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ये किन किन चीजों को प्रभावित कर रहा है? सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अपक्षय, अपक्षय जानते हो ना आप? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हो गई। और मैंने क्या बताया? महासागरीय, महासागरीय हो गई जलधाराएं। इन सभी को ये ऊर्जा क्या क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह पर, ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ये पृथ्वी की सतह पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मतलब यही जो परिवर्तन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो परिवर्तन होता है, ये पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिज यानी गति पैदा करता है। तो इसी को हम कह देते हैं कि विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन परिविकिरण जो है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए तो अपना हो गया करेक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है अपना भूतापीय ऊर्जा। तो जिस तरीके से विद्युत चुम्बकीय विकिरण सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, वैसे ही भूतापीय ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा है। ठीक है, क्या है भूतापीय ऊर्जा? पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा है। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट आपने देखा होगा होते हुए। तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, गर्म पानी के झरने हो गए, ये सब क्या है? ये सब भूतापीय ऊर्जा के ही एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो है वो पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा क्या, इससे क्या मतलब परिणाम हो सकते हैं? जैसे कि भूकंप आना होता है, ज्वालामुखी होता है, तो ये पृथ्वी पर गति ही तो उत्पन्न कर रहे हैं ना। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड भी आपका। ऑप्शन थ्री क्या है? गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल क्या है? गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल आपने सुना होगा, ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ये पृथ्वी पर जो चीजें होती हैं, मतलब सभी चीजें मान के चलो, ये सबको क्या करता है? खींच कर रखता है, अपने साथ में जोड़ कर रखता है। इसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीकर्षण बल। ठीक है, अब गुरुत्वीकर्षण बल के द्वारा क्या होता है? भूस्खलन आपने सुना होगा। अब भूस्खलन होता है तो वो ऊपर की तरफ तो नहीं जाता, पृथ्वी की तरफ ही होता है। हिमस्खलन हो गया, मतलब कि जब हिमस्खलन होता है तो उस वो भी हिम जो होती है वो पृथ्वी पर ही गिरती है, वो भी आकाश की तरफ तो नहीं उड़ के जाती। तो यानी कि ये भी गुरुत्वीय बल भी पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए बड़ा ही जिम्मेदार है। अब आ गया प्लेट संचलन। मैंने आपको पहली क्लास में भी पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी। तो प्लेट संचलन क्या है? पृथ्वी के भूपटल यानी क्रस्ट को प्रभावित करने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, किस तरह से काम करती है तो आप पिछली क्लास जाके देखो, उसमें आपको
पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन होता है यानी कि प्लेट संचलन होता है, ये भी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण आदि के लिए जो होती है वो जिम्मेदार होती है। तो यानी कि ये भी पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि पृथ्वी जब घूमती है, तो पृथ्वी जब घूमती है तो जलवायु, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, महासागरीय धाराएं और जलवायु प्रणाली, जेट स्ट्रीम जैसे वायुमंडलीय धाराओं पर भी प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं या धाराओं पर प्रभावित होती हैं। तो ये भी पृथ्वी का घूर्णन भी एक तरीके से पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। और इसी तरीके से पृथ्वी का परिक्रमण भी, परिक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, गतिक परिवर्तन के लिए। तो इसके मतलब कि 6 ऑप्शन, मतलब 6 के 6 ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं कहाँ? तो कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र? ऑप्शन ए है उष्ण तथा शीत जल वायुमंडलीय धाराएं जहां मिलती हैं, या नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में जहां पर ताजा जल प्रवाहित कर रही होती है, या उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं जहां पर, या जहां पर महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिर से हम ऑप्शन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मत्स्य क्षेत्र क्या होते हैं, क्या होते हैं ये क्षेत्र? ठीक है, तो जहां पर मैं बता दूं, जहां पर मछलियों को पकड़ा जाता है ना व्यावसायिक काम के लिए, ठीक है, व्यावसायिक रूप से जहां पर मछलियों को पकड़ने का काम किया जाता है उसे ही हम कहते हैं मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? तो ये जो मत्स्य क्षेत्र होते हैं ना, ये आमतौर पर कहाँ स्थित होते हैं? आपने देखा होगा समुद्रों, महासागर वाले क्षेत्रों पे ये स्थित होते हैं। ठीक है, जहाँ पर मछलियां बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? उष्ण तथा शीत, जहां पर उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। ठीक है, वायुमंडलीय धाराएं। अब आप कहोगे कि वायुमंडलीय धाराएं क्या होती हैं? ठीक है, तो एक लाइन में मैं बता दूं आपको कि वायुमंडलीय धाराएं जो होती हैं वो वायु के एक तरीके से प्रवाह होते हैं। कौन से प्रवाह? जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में गर्मी और नमी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, वो होती हैं वायुमंडलीय धाराएं। अब बात करें कि ये धाराएं बनती कैसी हैं, तो ये धाराएं पृथ्वी के घूर्णन और तापमान भिन्नता के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि उष्ण यानी कि गर्म और ठंडी जहां पर वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, क्या वहां पे मत्स्य क्षेत्र होता है? तो देखो, जब जहां पर उष्ण और शीत वायुमंडलीय धाराएं मिल रही होती हैं, वहां पर क्या होगा? जहां पे गर्म और ठंडी वायुमंडलीय धाराएं मिलेंगी, वहां पर वायुमंडलीय अशांति उत्पन्न हो जाएगी। और जहां वायुमंडलीय अशांति उत्पन्न होगी, वहां पर चक्रवात, तूफान आदि देखने को मिलेंगे। तो वहां पर मछलियां अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए तो अपना गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि जहां पर नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल जो है वो प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है वो हम कह सकते हैं कुछ कुछ सही है, कैसे, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। तो कैसे सही है? तो नदियां जो होती हैं वो पोषक तत्व लाती हैं। ठीक है, जो समुद्री, जो क्या होते हैं, जो नदियों के पास जो पोषक तत्व होते हैं वो समुद्री जीवों के लिए पनपने में वो मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ मीठे पानी के मिलने से मछलियां मतलब कि सिर्फ मीठे पानी की मिलने से मछलियों की प्रजातियां में प्रचुर मात्रा में वृद्धि नहीं होती। मतलब कि उनके लिए सिर्फ मीठा पानी ही आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल मतलब ये पूरी तरीके से सही नहीं है, आंशिक रूप से इसको सही कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहां मिलती हैं, तो देखो जहां पर गर्म और ठंडी समुद्री जलधाराएं मिलती हैं वहां पे पोषक तत्वों की बहुत अधिकता हो जाती है। ठीक है, इन पोषक तत्वों की वजह से ही प्लवक जो होते हैं, आपने सुना होगा, प्लवक बड़ी मात्रा में बढ़ते हैं। और ये प्लवक क्या होते हैं? ये मछलियों का मुख्य भोजन होते हैं। ठीक है, तो
तो ऐसा बहुतायत देखा जाता है कि जहाँ प्लवक होते हैं वहाँ पे मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब महासागरीय सेल्फ तरंगित जहाँ पे होती हैं, तो महासागरीय सेल्फ कौन से क्षेत्र होते हैं? ये वो क्षेत्र जो होते हैं जो समुद्र के किनारे के पास, समुद्र के किनारे के पास थोड़े उथले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो समुद्र तल तक पहुंचता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यह क्षेत्र पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और यहाँ पे भी महाद्वीपीय सेल्फ जो होते हैं, सॉरी, यहाँ पे भी प्रचुर मछलियों की जो होती है प्रचुरता अधिक होती है। तो मैं कह दूंगी कि दोनों ही ऑप्शन मैं इसमें सही कह सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? यहाँ पे विश्ववीय वनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम ऑप्शन इसके क्या है कि ऊंचे घने वृक्षों की विविधता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हो। वितान क्या होते हैं? वितान आपने देखा होगा कि घने जंगल जो होते हैं ना, घने पेड़ पौधे, तो जहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ पेड़, घने घने पेड़ होते हैं ना, और कुछ इस तरीके से ये किसी रास्ते को ये पूरा ढक देते हैं ऊपर से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इनको क्या बोलते हैं? हम वितान बोलते हैं। समझ में आया? बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विविधता हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि वितान इधर पे निरंतर बनते हैं। देखो, तो विश्ववीय वनों में ऊंचाइयों पर वृक्ष पाए जाते हैं और यही मिलकर क्या होते हैं? घने वितान बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है आपका। और दूसरा कह रहा है कि बहुत सारी जातियों का सह अस्तित्व, तो इधर पे इन वनों में जो विश्ववीय वन हो ना, वहाँ पे जैव विविधता तो अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, सैकड़ों प्रकार के वृक्ष और पौधे इधर पे पाए जाते हैं। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विविधता भी यहाँ पर है। ठीक है, कई प्रजातियां हैं जो वो स्थानिक है और कई मतलब कि जो होती हैं वो सिर्फ यहीं पे पाई जाती हैं, सिर्फ विश्ववीय वनों में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सारे ही ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्या कह रहा है कि महाद्वीपों के अंतःस्थों के वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जो तापांतर होता है वो अधिक होता है, और इसके क्या कारण है? तो देखो, पहला ऑप्शन है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, और महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, अंतः स्थलों में तेज पवनों की विविधता, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि तटों की अपेक्षा अंतः स्थलों में होने वाली भारी वर्षा। ठीक है, तो इसके पीछे भी कई कारक हो सकते हैं। महाद्वीपीय आंतरिक भागों में तापांतर के पीछे जो होते हैं वो भी अधिक, इसके भी अधिक कारक हो सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन को हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि भूमि और जल के बीच तापीय। देखो, भूमि को आपने मैंने बताया कि भूमि जो होती है अपनी वो जल्दी ठंडी होकर और जल्दी जल्दी गर्म होकर अपनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। महासागरों में इसका विपरीत होता है। महासागर जो होते हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मुंबई का जो क्षेत्र है, मुंबई का जो समुद्री तटीय क्षेत्र है वो, और दिल्ली जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो, उसके बीच में काफ़ी अंतर देखा जाता है। जो मुंबई का क्षेत्र है समुद्री तटीय क्षेत्र, और दिल्ली का तापमान में काफ़ी अंतर देखा जाता है, वो इसी वजह से है। ठीक है, मतलब कि मुंबई के तापमान के बारे में आपको पता होगा कि ये बहुत अधिक स्थिर रहता है। ठीक है, एक जैसा तापमान ही पूरे साल देखते हैं। और दिल्ली में अलग तरीके का तापमान है, जैसे कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पाई जाती है, मतलब पड़ती है इधर पे। वो इसी कारण से पड़ती है, का कारण मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऑप्शन है कि महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। देखो, समुद्र के पास जो स्थित क्षेत्र होंगे वहां पे तापमान बहुत स्थिर रहता है, ये मैंने बता दी, क्योंकि वहां पर समुद्री हवाएं जो होते हैं वो तापमान को संतुलित करे रहती हैं। ठीक है, जो समुद्री हवाएं होती हैं वो तापमान को संतुलन में बनाए रखती हैं। ठीक है, महाद्वीपीय आंतरिक भागों में समुद्र से दूर रहने के कारण क्या होता है कि तापमान में उतार चढ़ाव बना रहता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो अंतः स्थलों में तेज पवनों की विविधता।
ठीक है। तो महाद्वीपीय आंतरिक भागों में क्या होता है कि स्थानीय हवाओं में स्थानीय हवाएं तेजी से तापमान में क्या करती हैं, बदलाव लाती हैं। ये आपको पता होगा कि महाद्वीपीय आंतरिक भागों में क्या होती हैं, जो स्थानीय हवाएं होती हैं ना, वो तापमान में बहुत तेजी से बदलाव लाती हैं। ठीक है। रेगिस्तान के क्षेत्र की बात करूं तो वहां पे आप मतलब कि अधिक इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से वहां की जो स्थानीय हवाएं होती हैं वो तापमान में बदलाव करती हैं। ठीक है। अगला है तटों की अपेक्षा अंतः स्थलों में होने वाली भारी वर्षा। देखो, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक नमी होती है, ये तो पता है, तटीय क्षेत्रों में अधिक नमी होती है और वहां पे बादल भी पाए जाते हैं, जिससे तापमान क्या होता है, स्थिर बना रहता है। अब आंतरिक भागों की बात करूं तो वर्षा कम होती है, तापमान में अधिक उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है। इसके भी क्या पूछ रहा था कि महाद्वीपीय के अंतला स्थलों में वार्षिक ताप प्रतिशत तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो 1, 2 और 3 और 4, चारों ही ऑप्शन इसके सही है बिल्कुल। और किस तरीके से सही है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुपालक हुआ करते थे। ऑप्शन क्या कह रहा है, मतलब कि किसका किन इसमें से जो ऑप्शन है किसका सबसे अच्छा वर्णन है, ये कथन जो लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपी, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी या साइबेरियाई टुंड्रा। तो एक एक ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो अफ्रीकी सवाना, तो ये घास के मैदान जो होते हैं वो क्या होते हैं, छिटपुट मतलब कि पेड़ों से ये भरे हुए होते हैं। ठीक है। पेड़ों से अधिक भरा हुआ ये सवाना टाइप की जो घास के मैदान होते हैं उसमें पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। और मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है और बारिश भी अधिक होती है और सर्दी जो होती है वो शुष्क होती है। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुपालक हुआ करते थे। ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपी, उत्तरी अमेरिकी प्रेयरी या साइबेरियाई टुंड्रा। तो इनमें से किसका सबसे अच्छा वर्णन है ये। ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। अफ्रीकी सवाना, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है इन घास के मैदानों में। तो सबसे पहले तो यह अफ्रीकी सवाना में जो होते हैं ना वो जो पेड़ पौधे अच्छे खासे यहाँ पे पाए जाते हैं और मतलब कि यहाँ पे गर्मी में बारिश होती है, सर्दियाँ शुष्क होती हैं। इसके अलावा कुछ हद तक यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से चलवासी पशुपालक हुआ करते थे। तो ये कथन सही नहीं है, कुछ पूरी तरीके से चलवासी पशुपालन की यहाँ पे बात नहीं होती है। मध्य एशियाई स्टेपी क्या है, तो ये भी एक घास का मैदान है जो मैंने बताया था, ये यूरेशियाई क्षेत्र में पाया जाता है अपना, मध्य एशियाई क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। यहाँ की भी जलवायु शुष्क होती है और यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है। यहाँ आपने सुना होगा कि ऐतिहासिक रूप से ही यहाँ पे पशुपालन अच्छा खासा होता है। चलवासी पशुपालक यहाँ पे पाए जाते हैं। मंगोलियाई प्रजाति जो यहाँ पे पाई जाती है वो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी उत्तरी अमेरिकी प्रेरी क्या है, ये भी एक घास का मैदान है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और इसकी जलवायु इतनी चरम नहीं होती है। ठीक है। यहाँ के भी लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, लेकिन पारंपरिक चलवासी पशुपालन नहीं करते। ठीक है। वैसे ही साइबेरिया टुंड्रा जो है ये बहुत ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे तो अधिकतर बर्फ ही जमी रहती है। तो यहाँ का लेकिन यहाँ पे भी लोग पशुपालन में एक जानवर है रेनडियर। ठीक है। गूगल करके आप सर्च करना कि कैसा दिखता है, लेकिन यहाँ के भी लोग चलवासी पशुपालन नहीं करते। ठीक है। तो इसका सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य एशियाई स्टेपी। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, महाद्वीपीय विचलन और हिमानी चक्र। ये महाद्वीपीय विचलन क्या होता है,
महाद्वीपीय विचलन क्या होता है कि जो मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी ना, उसमें क्या होता है कि महाद्वीपों में जो होता है ना प्लेट टेक्टोनिक, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उसके कारण ये प्लेटें जो हैं लगातार हिलती रहती हैं। ठीक है, तो महाद्वीपों की जो स्थिति है वो भी समय के साथ यहाँ पे बदल रही है। ठीक है, हाँ, तो किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? महाद्वीपीय विस्थापन, तो सबसे पहले मैं बताया कि यहाँ पे समय के साथ क्या है, महाद्वीपों की स्थिति में भी बदलाव आ रहा है। तो जब महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव होगा तो उधर के जलवायु में भी बदलाव होगा। ठीक है, और अगर मतलब कि पहले जो अगर पहले किसी स्थान पर जो महाद्वीप होगा उधर पे अलग जलवायु पाई जाती है, खिसक के कहीं और पहुंच गया है कुछ सालों में, तो अब जलवायु वहाँ पे परिवर्तित हो गई होगी। जलवायु परिवर्तित होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनमें भी बदलाव होगा। तो कुछ प्रजातियां जो हुई वो इसके कारण विलुप्त हो गई और कुछ नई प्रजातियां आई। ठीक है, इसका मैं एक और मैंने आपको बताया था कि जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, मतलब कि जब गोंडवाना लैंड अलग हो गया और एशिया से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ था, मैंने बताया था। और इसमें इससे क्या हुआ होगा, इससे जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा और कई जीव जंतुओं की प्रजातियां इसमें प्रभावित हुई होंगी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि हिमानी चक्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है कि महाद्वीपीय विस्थापन जो है वो जीवों के विकास को कहीं ना कहीं से प्रभावित तो किया होगा। दूसरा है हिमानी चक्र। तो हिमानी युग जो था वो इतिहास में उस समय को मैं कह सकती हूँ जब बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ फैली रहती थी, बर्फ की चादरें बनी रहती थी। ठीक है, उस युग की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, जलवायु बहुत ही ठंडी हो गई होगी और जो वहाँ पे जीव जो होते हैं वो उस जलवायु के अनुकूल वहाँ पे पनप रहे होंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ तो वो जो प्रजातियां थी वो विलुप्त हो गई, नई प्रजातियों का वापस से देखने मिली हमें। और तो ये भी कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी हमें इसमें सही, हम कह सकते हैं कि हिमानी चक्र भी इसमें सही ऑप्शन है। तो एक और दो दोनों ही इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली शीतकालीन वर्षा लाने वाली आई वायु संहिताएं नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं, ज्वार भाटा का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो वो किन के कारण होते हैं, मतलब ज्वार भाटा किस कारण से समुद्र में हमें देखने को मिलता है। देखो ऑप्शन ए है इसका सूर्य का गुरुत्वीय बल या चंद्रमा का गुरुत्वीय बल या पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो आपसे एक मतलब सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि मान लीजिए कि जो अपनी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, ये बहुत बड़े एक बर्तन है और जल से भरा हुआ है, जो ये इसको मैं कह रही हूँ कि ये पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी पर अलग अलग बल कार्य कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर 3 अलग अलग बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से बल? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि इसमें सूर्य के गुरुत्वीय बल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सूर्य बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या है, पृथ्वी से बहुत दूर है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सूर्य बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली और पृथ्वी से बहुत दूर भी है। ठीक है, तो मतलब कि जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होंगे, ठीक है, क्या होंगे, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होंगे तो उनका संयुक्त आकर्षण महासागरों को क्या करता है, ऊपर, महासागरों का जो पानी होता है उसको ऊपर की ओर खींचता है। समझ में आया? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होंगे तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय बल जो होगा वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत अधिक तेजी से महासागरों के बल को
ऊपर खींचेंगे, महासागरीय जल को ऊपर खींचेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वृहद ज्वार का निर्माण होगा, ठीक है। और ये पानी बहुत अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो ये मैं बता रही हूँ अभी सूर्य के गुरुत्वीय बल के बारे में, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज है कि जब सूर्य जो होता है वो चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो समकोण पर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, लघु ज्वार बनता है। एक सीध में होगा तो बृहद ज्वार बनेगा, और जब 90 डिग्री पे होंगे तो लघु ज्वार बनेगा। ये हो गया सूर्य का गुरुत्वीय बल। अब मान लो आप, मैंने इसको एक बड़ा पानी से भरा हुआ बर्तन बताया, जिसको मैंने कहा कि इसको मान लो कि ये पृथ्वी है। उसी तरीके से अब एक मान लो कि एक कटोरी में मैंने रख दिया पानी, ठीक है। एक कटोरी में मैंने इसको पानी रख दिया और मैंने उसको हल्का सा क्या किया, टिल कर दिया, यानी कि झुका दिया। तो क्या झुकने से क्या होगा, पानी इस तरफ झुके हुए पार्ट की दिशा में चला जाएगा, ठीक है। जिस ओर झुकाव है पानी उस ओर चला जाएगा, ठीक है। अब यही प्रभाव जो होता है वो सूर्य का गुरुत्वीय बल है, जो महासागरों पर लगता है, ठीक है। लेकिन ये अकेला पर्याप्त नहीं है इसके लिए, ज्वार और भाटा के लिए। सूर्य के गुरुत्वीय बल में चंद्रमा भी बहुत हद तक साथ देता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के बारे में। तो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल कैसे काम करता है, देखो चंद्रमा क्या है, मैंने बताया सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा क्या है, वो पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए इसका गुरुत्वीय बल जो है वो सूर्य के गुरुत्वीय बल से क्या है, ज्यादा होता है, ठीक है। चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है, जिससे पृथ्वी के उस हिस्से में क्या होता है, ज्वार उत्पन्न हो जाता है, जो चंद्रमा के सबसे पास होता है। जो हिस्सा चंद्रमा के सबसे पास होगा, चंद्रमा उस पानी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, जिससे वहां क्या उत्पन्न होगा, वहां ज्वार उत्पन्न होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बाल्टी में, मान लो आपने एक कटोरी में या बाल्टी में आपने पानी रखा है और मैंने उसमें उंगली डाली, ठीक है, लेकिन जब मैं उस उंगली को बाहर निकालूंगी तो कुछ पानी मेरे उंगली के साथ साथ ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है। ये इसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। समझ में आया। अब तीसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ये कैसे काम करता है, तो देखो पृथ्वी और चंद्रमा मैंने बताया, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा, ठीक है। ये एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं, पता है आपको, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं, और इसी गति के कारण क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल ऐसे ही तो लगता है जैसे कि किसी चीज को आपने पकड़ के ऐसे 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 घुमा रहे हो, तो क्या है वो, अपकेंद्रीय बल है। यानी कि कोई आप यहाँ पे हो और ये आपके चारों तरफ कोई, दोनों एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं, तो ये अपकेंद्रीय बल का काम करता है, ठीक है। और ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है, वो पृथ्वी पर स्थित जल के ऊपर लगता है, ठीक है। अब यह बल जो होता है वो चंद्रमा की विपरीत दिशा में लग रहा है, जो क्या करता है, महासागरों के जल को बाहर की तरफ ढकेलता है, जिससे वहां पे भी ज्वार बनता है। समझ में आया। देखो जैसे कि अगर मैं बताऊं कि जैसे कि मैंने एक कटोरी में पानी भरा, मैंने एक कटोरे में पानी भरा और मैं इसको जोर जोर से ऐसे घुमा रही हूँ, तो क्या होगा, मान लो मैंने एक गिलास में ही पानी लिया और मैं उसको जोर जोर से ऐसे घुमा रही हूँ, तो आप देखोगे कि उसमें नीचे की तरफ एक होल बनता जा रहा है और पानी जो है वो गिलास के चारों तरफ चिपक गया है और वो घूमे जा रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, यही अपकेंद्रीय बल है, जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल हम कहते हैं। तो मैं कह दूंगी एक तरीके से सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या हो गया, महासागरों में ज्वार भाटा, ठीक है। यही तीनों बल आपस में मिलते हैं तो महासागरों का जल क्या होता है, ऊपर उठता है और फिर वो नीचे जाता है, इसी को हम कह देते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन 1 2 3 डी यानी सही हो जाएगा इसके। ऑप्शन 1 2 और 3 तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर दिन कमोबेश एक 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 सा ही होता है सुबह
समुद्री, अब ये एक मतलब कि घास के मैदान दिए गए, घास के मैदान या जलवायु दी गई है, बताना है कि किसका बात कर रहे हैं। ठीक है, समुद्र सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में से किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हर दिन लगभग एक जैसा मौसम होता है। ये कहाँ की विशेषता है? ये मैंने बताया था, ये आपको विषुवतीय क्षेत्र की विशेषताओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरे साल तापमान क्या होता है, पूरे साल तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और मौसम कैसा होता है? मौसम होता है स्थिर। ठीक है, सुबह साफ और उजली होती है, फिर दोपहर में क्या होते हैं, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, ये विषुवतीय क्षेत्र की ही विशेषता है, जिसमें 4 बजे की, इसको क्या कहते हैं, 4 बजे की वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्षा क्या होती है, गरज के साथ, वर्षा जो होती है वो गरज चमक गरजती हुई होती है, लेकिन जल्दी ही कई बार आपने देखा होगा ना कि, लेकिन ये विषुवतीय क्षेत्र की मैं बात बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, वर्षा बड़ी गरज वरज के साथ होगी और कुछ देर में ही समाप्त हो जाती है। तो विषुवतीय क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, इसको संवहनी वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन मैं कहूंगी कि विषुवतीय क्षेत्र की विशेषता ये बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही की स्टोरथम पौधे हैं जो वो कहाँ उगते हैं? ठीक है, कहाँ उगते हैं? बहुत कम प्रकाश में उगते हैं। ठीक है, आप इसको गूगल में सर्च करके देखोगे कि ये किस तरीके के पौधे हैं और कैसे दिखते हैं। ठीक है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है और यह कथन किससे संबंधित है? ठीक है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक। ठीक है, मैं बताऊं कि एक जर्मन भूगोल वेदता थे, एक व्लादिमीर कॉपेन जिन्हें कहा जाता था, व्लादिमीर कॉपेन जिनको बोलते थे, इन्हीं ने जलवायु वर्गीकरण की प्रणाली विकसित की थी। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया था, कॉपेन जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि एक जर्मन भूगोल वेदता थे व्लादिमीर कॉपेन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जलवायु वर्गीकरण की एक प्रणाली प्रस्तुत की थी, जिसे हमने कहा था कॉपेन जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, अब ये थी क्या, तो इस प्रणाली में मुख्य रूप से वनस्पति को 4 भागों में बांटा गया था। किसमें? 4 भागों में, सॉरी, ABCDE 5 भागों में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसको हम अभी NCERT में भी पढ़ेंगे, अपना आगे आएगा चैप्टर। शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु ही है समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु और ध्रुवीय जलवायु। तो कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण कुछ इस तरीके से किया। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे वर्ष भर जो होती है वो गर्मी होती है और नमी होती है। इसका एग्जाम्पल अच्छा क्या दिया उन्होंने, अमेजन वर्षा वन जो है वो इसका एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ। ठीक है, शुष्क जलवायु क्या है, कम वर्षा होगी यहाँ पर और वाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्या होगा, वर्षा कम होगी लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब ऐसी अगर कोई क्षेत्र की बात करूं तो मैं सहारा मरुस्थल से अच्छा कोई एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है। ठीक है, सहारा मरुस्थल। इसके बाद समशीतोष्ण जलवायु में क्या होगा, हल्की सर्दी होगी, हल्की गर्मी होगी। ठीक है, क्या होगा, समशीतोष्ण जलवायु में हल्की सर्दी और मध्यम मध्यम गर्मी होगी। यूरोप इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है,
महाद्वीपीय जलवायु यानी कि ठंडी सर्दी, गर्मी गर्म, मतलब कि जो सर्दियां होंगी वो ठंडी होंगी, जो ग्रीष्म ऋतु होगी वो गर्म होगी। ठीक है, रूस और कनाडा इसके अच्छे ऑप्शन है। ध्रुवीय जलवायु क्या होती है? यहाँ पे बहुत ठंडी जलवायु पाई जाती है, जैसे कि अंटार्कटिका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कॉपेन इसका सही ऑप्शन हो गया, ज्यादा ही बता दिया इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ऑप्शन ए को ऑप्शन 2 से सुमेलित करना है। क्या करना है, ऑप्शन ए को ऑप्शन 2 से सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो एस्किमो, पिग्मी, बुंदू, बुशमैन। एस्किमो अमेजन बेसिन, पिग्मी इरावदी बेसिन, बुंदू सहारा और बुशमैन कालाहारी। ठीक है, तो एस्किमो जो होती है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? आर्कटिक क्षेत्र में। एस्किमो जो जनजाति है, यहाँ पे हम जनजातियों की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमारे यूपीपीसीएस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, विश्व की जनजातियां। ठीक है, तो एस्किमो जो जनजाति है वो अपनी आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, लगभग कनाडा का पार्ट हो गया, ग्रीनलैंड और अलास्का वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो अमेजन बेसिन में ये नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ठीक है, उसके बाद क्या है? पिग्मी। पिग्मी क्या लिखा है? इरावदी बेसिन, ये भी गलत है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से कॉन्गो बेसिन में। कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। ठीक है, घने वर्षा वनों में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इरावदी बेसिन में, इरावदी बेसिन ये कहाँ पर स्थित है? म्यांमार वर्मा साइड स्थित है, तो ये जनजाति यहाँ पे नहीं पाई जाती। बुंदू क्या है? बुंदू है सहारा में, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं लिखा। तो ये जो होती है बुंदू वो सहारा में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये सहारा में नहीं पाई जाती। सहारा की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो हो गई, एक तो हो गई, सॉरी, तुरेग करके, और बर्बर जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, बुशमैन कालाहारी, ये बिल्कुल सही लिखा है। जो बुशमैन जनजाति है वो अपनी कालाहारी में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी में। ठीक है, कालाहारी क्या है? मरुस्थल है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? सही हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह, आगे क्या कह रहा है कि फिर से सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। एस्किमो की बात करी जा रही है, मैंने अभी बताया था आपको कहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद मसाई, बाउमैन और बुशमैन। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं इसके में ये पूछ रहा है। तो देखो, एस्किमो तो कहाँ पाया जाता है? एस्किमो तो कहाँ पाई जाती है? कनाडा में। ठीक है, मसाई कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति पाई जाती है केन्या में। जनजाति पाई जाती है सऊदी अरब में, और बुशमैन बोत्सवाना यानी कालाहारी मरुस्थल के पास ये पाई जाती है। तो एक का तीन, तीन चार दो एक इसके सही ऑप्शन है। तीन चार दो एक, यानी ये ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, फिर से हमें सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को जनजाति और सूचियां लिखी हैं। तो खिरगिज जनजाति, खिरगिज जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया में। ये लिख लेना और इसको सर्च करना आपकी जनजातियां कैसी दिखती हैं, कहाँ रहती हैं, किस तरीके का काम करती हैं, ये अब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन बताया था मैंने आपको, कालाहारी में पाई जाती है। ठीक है, ये नुनु जनजाति कहाँ है? बहु जनजाति नहीं, बेदू जनजाति। ठीक है, और ये नुनु जनजाति नहीं है, फू जनजाति। फू जनजाति आपकी पाई जाती है कहाँ? जापान में, और ये पाई जाती है अरब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कयाक जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कयाक जनजाति, इग्लूट जनजाति, यूनिकॉर्न जनजाति, यूनियाक जनजाति या स्लेज जनजाति। ठीक है,
मैंने गलत बता दिया, ये ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन है, ठीक है। स्लेज एक गाड़ी होती है, ऐसे ही ये साधन है इधर से उधर जाने के जो होते हैं। अब ये स्लेज क्या है, ये स्लेज क्या है, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी है, ठीक है। कयाक क्या है, बर्फ का, अरे यार सॉरी एक सेकेंड, कयाक क्या होता है, शिकार हेतु एक संकरी नाव होती है, ठीक है। क्या है, संकरी नाव होती है। तो कयाक जो होती है वो मतलब कि संकरी और हल्की नाव होती है, जिसे शिकारी पानी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इग्लूट क्या है, इग्लूट एक बर्फ का मकान टाइप का होता है, ठीक है। इग्लू आपने देखा होगा, तो ये क्या होता है, बर्फ से बना होता है जिसमें अंदर गर्मी बनी रहती है, ठीक है। तो बर्फ वाले इलाकों में इसका अधिक प्रयोग होता है। ऐसे ही स्लेज कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी होती है, और यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनियॉक क्या होता है, परिवहन हेतु ये यूज किया जाता है। ये भी एक यूनियॉक क्या होती है, एक बड़ी नाव होती है, जिसका उपयोग क्या किस लिए करते हैं, हम परिवहन के लिए करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है, ठीक है। तो देखो, बुशमैन, बुशमैन नामीबिया, ऐसा ही पिग्मी, पिग्मी मैंने आपको बताया था कांगो बेसिन, ठीक है। वैसे ही बहु, वध नहीं, बिहू जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है, अरब में। ऐसा ही मसाई मैंने आपको बताया था केन्या में, ठीक है। तो इसके आप मिला लेना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुशमैन 1 का 2, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधों में वनों में रहते हैं, सेमांग लोग कहाँ के घने और उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, मलेशिया। अब सेमांग लोग होते क्या है, तो सीमांग लोग जो होते हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया की एक जनजाति है, जो मुख्य रूप से कहाँ पे रहती है, मलेशिया और थाईलैंड वाले इलाके में रहती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये जनजाति जो होती है वो खाना बदोश जीवन शैली अपनाती है, और जंगलों से भोजन एकत्र करने में निर्भर रहती है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों से में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बर्बर मोरक्को, इनुइट कनाडा, सेमांग इंडोनेशिया और वेदा श्रीलंका। तो सेमांग जनजाति इंडोनेशिया की नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। बर्बर जनजाति है जो मोरक्को की है, बिल्कुल सही है। बर्बर लोग क्या होते हैं, मुख्य रूप से मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया वाले इलाके में ये बर्बर जनजाति देखी जाती है। वैसे ही इनुइट जो होती है कनाडा की एक जनजाति है, ठीक है। ये आर्कटिक क्षेत्र में, कनाडा आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। और सेमांग जो है वो इंडोनेशिया, ये गलत है, सेमांग मैंने आपको अभी बताया मलेशिया और थाईलैंड वाले इलाके में ये देखने मिलती है। वैसा ही वेदा क्या है, श्रीलंका की एक जनजाति है, जो कंदमूल और शिकार करके ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, एनु जापान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, मसाई केन्या, पापुआस न्यूगिनी। तो देखो मसाई मैंने आपको बताया था केन्या है, पापुआस न्यूगिनी ये भी बिल्कुल सही है, बुशमैन सही नहीं है, और एनु जापान भी सही है, ठीक है। तो ये एनु जो है वो एनु जनजाति वो क्या है, जापान के कुछ द्वीपों में ये देखने मिलती है। वैसे ही बुशमैन क्या है, ये जनजाति नामीबिया बोत्सवाना वाले इलाकों में ये देखने को मिलती है। मसाई जनजाति केन्या और पापुआस न्यूगिनी बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना, ठीक है। तो सही इसमें सुमेलित कौन सा है, मैंने बताया था बुशमैन बोत्सवाना। देखो हेमाइट युगांडा ये गलत है बिल्कुल, ये अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, ठीक है, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका। वैसे ही सेमाइट जो है वो मलेशिया में नहीं पाया जाता, ये सेमाइट कहाँ पाया जाता है, अरब इजराइल वाले इलाके में, अरब इजराइल
इजराइल वाले देशों में ये, इजराइल देशों में ये देखने को मिलती है। वैसे ही सकाई जो सूडान है ये भी गलत है। ये भी एक आदिवासी समूह है जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, मलेशिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जहां नहीं आए उसको तुरंत अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो मध्य एशिया, अल्पाइन, कांगो बेसिन, निग्रिटो, कालाहारी, बुशमैन बिल्कुल सही है। स्कैंडिनेविया, नार्डिक। तो देखो मध्य एशिया में अल्पाइन जनजाति नहीं पाई जाती है, मध्य एशिया में अल्पाइन जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अल्पाइन जनजाति मुख्य रूप से यूरोप में पाई जाती है, मध्य एशिया में नहीं पाई जाती। ठीक है, मध्य एशिया में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, मंगोलियाइट और तुर्की जनजाति, यहाँ पे तुर्की नस्ल के लोग यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, कांगो बेसिन अफ्रीका में स्थित, ये पता है आपको। मुख्य रूप से यहाँ पे निग्रेटो, मुख्य रूप से यहाँ पे निग्रिटो जनजातियां जो है निवास करती हैं। ठीक है, उसके बाद स्कैंडिनेविया, ये भी सही है। कालाहारी, बुशमैन, कालाहारी रेगिस्तानों में ये पाए जाते हैं बुशमैन जनजाति जो है। उसके बाद स्कैंडिनेविया जो है वो भी बिल्कुल सही लिखा है कि ये नॉर्डिक देशों में अपने पाई जाती हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंटू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नूबा सूडान। ठीक है, तो मसाई जो है, मसाई वो पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाया जाता है, ये अपना पाया जाता है पश्चिमी अफ्रीका में। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और किर्गिज जो है, किर्गिज जनजाति वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है मध्य एशिया में, लेकिन यहाँ पे किर्गिज जनजाति के बारे में पूछा नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है ये बता दिया मैंने। मसाई जनजाति, मसाई जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया, मसाई जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड। तो किर्गिज जनजाति जो है अपनी वो मध्य एशिया में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। मसाई जनजाति वो है जो है वो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, ना कि पश्चिमी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। उसी तरीके से रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और एस्किमो जनजाति मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया ये पाई जाती है ग्रीनलैंड में। उसी तरीके से इसमें भी बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, माओरी न्यूजीलैंड, मसाई जनजाति जाम्बिया, मयास जनजाति ग्वाटेमाला, बुशमैन कालहारी। तो बुशमैन तो इतनी बार आ गया तो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, वैसे और माओरी न्यूजीलैंड की, माओरी जो है वो न्यूजीलैंड की जनजाति है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की मूल जनजाति है। ठीक है, उसके बाद मसाई यही गलत लिखा है, ये जाम्बिया में नहीं पूर्वी अफ्रीका में, पिछले क्वेश्चन में बताया केन्या और तंजानिया में पाई जाती है लगभग। वैसे ही मयाज जनजाति है जो है वो ग्वाटेमाला में, मैक्सिको आदि में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो मसाई जनजाति जो है वो अपनी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, बिल्कुल सही लिखा है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, बंटू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नूबा सूडान। ठीक है, तो फुलानी जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, बिल्कुल सही लिखा है। ये पश्चिमी अफ्रीका मुख्य रूप से नाइजीरिया, माली, सेनेगल आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, सेनेगल आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। वैसे ही बंटू ये सहारा में नहीं पाया जाता। ठीक है, बंटू लोग जो हैं वो सहारा में नहीं रहते। बंटू लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में ये लोग
देखने को मिलते हैं, जैसे कि कांगो हो गया और दक्षिणी अफ्रीका हो गया, अंगोला हो गया आदि। वैसे ही मसाई जनजाति मैंने अभी आपको बताया था पूर्वी अफ्रीका में ये पाई जाती है, और नुबा जो है वो सूडान में पाई जाती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, तो कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेविया ये लैप्स जनजाति के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये लैप जनजाति स्कैंडिनेविया के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित ही प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? ठीक है, तो मंगोलियाइट से। कहाँ से संबंधित है? मंगोलाइट से। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिग्मी कांगो बेसिन, पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनू जापान और किर्गिज सूडान। ठीक है, तो किर्गिज सूडान यही गलत है ना? किर्गिज सूडान यही गलत हो गया। पिग्मी जो है वो कांगो बेसिन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अंगामी कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। और एनू मैंने आपको बताया जापान में पाई जाती है। और किर्गिज जो लोग जो होते हैं वो मुख्यतः किर्गिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? सूडान में नहीं, किर्गिस्तान में ये देखने को मिलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास हमारी यहीं तक है। और आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन यूपीएससी और बाकी अदर स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन हमने किए। लगभग 30 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कवर किए हैं। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।